हेलो बच्चों, कैसे हैं। परम पिता परमात्मा से दुआ है कि सभी अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर लेके आए हैं और जिसकी हेडिंग है एटॉमिक स्ट्रक्चर है का लेक्चर पढ़ रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर 7 और टॉपिक का जो नाम है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमारा जो टॉपिक है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। सबसे पहली बात, कोई पूछे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की यदि हम बात करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं। द स्पॉन्टेनियस emission of photoelectrons from a voltaic substance when light of suitable frequency falls on it। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए फोटोवोल्टिक सब्सटेंस व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट। जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इसके ऊपर गिरे तो उसका इमिशन होना दैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए फोटोवोल्टिक सब्सटेंस व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट। देखो बच्चों, क्या मतलब क्या है, ये बात देख रहे हैं। इसी का मतलब क्या है, ये आपके पास एक फोटो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, फोटोवोल्टिक सब्सटेंस है, फोटो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, फोटो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। ये इस फोटो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, ये इलेक्ट्रॉन्स है फोटोवोल्टिक सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या हुआ, जब इसके ऊपर लाइट गिरी, लाइट इस सब्सटेंस के ऊपर गिरी, तो लाइट जो गिरी ये लाइट थी, जो लाइट गिरी उस लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू थी। तो फ्रीक्वेंसी न्यू थी, यदि उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू थी तो उसकी एनर्जी क्या हो गई, एनर्जी हो गई उसकी एच न्यू। फ्रीक्वेंसी न्यू थी तो एनर्जी क्या हो गई, एच न्यू। जब एच न्यू एनर्जी इस फोटोवोल्टिक सब्सटेंस के ऊपर गिरी तो इन इलेक्ट्रॉन्स को वो एनर्जी ने क्या किया, उस एनर्जी ने इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर दो काम किए। जो एनर्जी लाइट इसके ऊपर गिरी, जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू थी उसकी एनर्जी हो गई एच न्यू। तो ये जो लाइट गिरी, इस लाइट की एनर्जी ने दो काम किए। पहला काम जो किया इस लाइट की एनर्जी ने, वो काम किया इस लाइट की एनर्जी ने कि इन इलेक्ट्रॉन्स को बल्क में से उठाकर सरफेस पे ले जाने का काम किया। ये इलेक्ट्रॉन्स को बल्क से निकालकर सरफेस के ले जाने के लिए काम किया। और जो बाकी एनर्जी बच गई, जो बल्क से ले जाकर सरफेस पे ले जाने का काम जो एनर्जी कर रही थी, उसको हम कह रहे थे वर्क फंक्शन। बाकी जो एनर्जी बच गई उसने इनको क्या दी, काइनेटिक एनर्जी दी। क्या दी इसको, काइनेटिक एनर्जी। अब देखो बच्चों, जो एनर्जी गिरी उस एनर्जी ने दो काम किए। पहला काम किया उस एनर्जी ने कि इन इलेक्ट्रॉन्स को, जो बल्क में इलेक्ट्रॉन्स थे, उन इलेक्ट्रॉन्स को इस एनर्जी ने क्या दिया, उन इलेक्ट्रॉन्स को उठाकर बल्क से सरफेस के ऊपर ले गई। तो जो वर्क फंक्शन होता है, वर्क फंक्शन, वो वर्क फंक्शन बराबर होता है W नोट कहते हैं, और वो बराबर होता है H म्यू नोट। ये जो म्यू नोट है, ये म्यू नोट जो है इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये जो म्यू नोट है, इस म्यू नोट को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब एक बच्चा कहता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। यदि आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को समझना चाहते हैं तो इसको इस तरह देखें। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कोई एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ और उसमें पास होने के लिए 33 मार्क्स जरूरी थे। तो ये 33 मार्क्स क्या हो गए, 33 मार्क्स को यदि मैं कहूँ कि थ्रेशोल्ड मार्क्स है, ये थ्रेशोल्ड मार्क्स हैं, तो ये थ्रेशोल्ड मार्क्स क्या हुए, थ्रेशोल्ड मार्क्स वो मिनिमम मार्क्स हुए which are required for passing the exam. Minimum marks which are required, which are essential for passing an exam, they are known as threshold marks.
इसी तरह से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी required for ejection of photoelectrons, वो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड थी इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स के लिए, उस मिनिमम एनर्जी को आपने क्या कहा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। तो वर्क फंक्शन W नोट किसके बराबर हो गया? h म्यू नोट के। इसके ऊपर टोटल जो एनर्जी गिरी थी वो h म्यू थी, वर्क फंक्शन में जो रिक्वायर्ड हुई वो h म्यू नोट था, बाकी जो एनर्जी बन गई वो सारी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, यदि ये फ्रीक्वेंसी जो इसके ऊपर गिर रही थी, यदि ये फ्रीक्वेंसी h म्यू नोट से नीचे होती, म्यू नोट से यदि कम होती है फ्रीक्वेंसी, तो क्या इजेक्शन हो पाता? बिल्कुल भी नहीं हो पाता। इजेक्शन नहीं हो पाता इलेक्ट्रॉन्स का। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर्ड होती है फॉर काजिंग इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अब मैं ये जो एनर्जी इसके ऊपर गिरी वो टोटल एनर्जी किसके बराबर थी? h म्यू के बराबर थी। उसने दो काम किए, एक तो वर्क फंक्शन का काम h म्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी। कोई बोलो यार, h म्यू किसके काम आई? h म्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी के। अब यदि काइनेटिक एनर्जी के काम आए h म्यू बराबर h म्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ h म्यू माइनस h म्यू नोट दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। इसको मैं इधर ले गया h म्यू नोट, h कॉमन ले लिया, म्यू माइनस म्यू नोट दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब हमने पढ़ा है ये जो न्यू फ्रीक्वेंसी है ये बराबर होती है c अपॉन लैम्डा। तो मैं इस इक्वेशन में ये बात पुट कर दूं, यदि h c अपॉन लैम्डा माइनस h c अपॉन लैम्डा नोट दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चों ये लैम्डा नोट जो आ गया, ये लैम्डा नोट भी आपके पास क्या हो गया? ये लैम्डा नोट भी आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई। क्या हो गई? ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लैम्डा नोट क्या हो गया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सॉरी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। लैम्डा नोट आपके पास ये हो गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वेवलेंथ ये आपके पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो गया, यानी h लैम्डा नोट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो गया। अब कोई पूछे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है सर? तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ द मिनिमम वेवलेंथ विच इज रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। उसको आप क्या कहते हो? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हो। तो बच्चों यदि मैं इसको देखूं तो मैं यूं लिख सकता हूं, इसको यहां से आपके पास इसको हम लिख सकते हैं कि h म्यू माइनस h म्यू नोट दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। h c अपॉन लैम्डा माइनस h c अपॉन लैम्डा नोट दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। h c कॉमन ले लिया, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नोट दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ये आपके पास रिलेशन आ गए, ये दो रिलेशन आ गए। h म्यू नोट क्या है? वर्क फंक्शन। h म्यू नोट वर्क फंक्शन, h न्यू जो टोटल एनर्जी इसके ऊपर गिरी वो एनर्जी थी। काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का यदि ग्राफ बनाएं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स और फ्रीक्वेंसी का यदि ग्राफ बनाएं, तो मैं यूं कह सकता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाएं यदि, तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, और ये आपके पास क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी जब तक, ध्यान से देखो, जब तक फ्रीक्वेंसी रिलेशन आपके पास क्या है? रिलेशन आपके पास ये है। रिलेशन यदि आप देखना चाहें तो रिलेशन आपके पास बेसिक रिलेशन ये वाला रिलेशन है इस ग्राफ के लिए, h न्यू दैट इज इक्वल टू h म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। जब तक ये एनर्जी, ये फ्रीक्वेंसी h म्यू नॉट के बराबर नहीं होगी, इतने तो कोई इजेक्शन होना ही नहीं, इतने कोई इजेक्शन ही नहीं होना, क्योंकि इससे कम जब तक होगी, जब तक कोई इजेक्शन नहीं होना, उसके बाद ही तो काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट शुरू होगा। तो काइनेटिक एनर्जी कॉन्सेप्ट उसके बाद शुरू होगा। तो ये मैंने कहा थ्रेशोल्ड एनर्जी है, मान लो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, इससे पहले कोई इजेक्शन नहीं होना। उसके बाद जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे थ्रेशोल्ड एनर्जी जब तक थी, म्यू नॉट जब तक था, तब तक तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर ही नहीं निकलने। फिर देख लें एक बार इस बात को, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन था, इसके ऊपर एनर्जी गिरी h न्यू,
ये आपके पास यहाँ से उठाकर यहाँ तक ले जाने के लिए एच न्यू नॉट चाहिए। तो जब तक थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, यदि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तब तक ये एरिया दिखा दिया कि यहाँ तक म्यू नॉट से कम है, यहाँ तक कोई भी इजेक्शन नहीं होना। जब ये इजेक्शन नहीं होना तो जब म्यू नॉट हो गई, म्यू नॉट तो उससे इजेक्शन शुरू हुआ और उससे आगे पैरेलल स्ट्रेट लाइन रिलेशन हो गया कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, ये फ्रीक्वेंसी यहाँ हुई तो काइनेटिक एनर्जी ये होती चली जाएगी, ये और बढ़ती चली गई तो काइनेटिक एनर्जी ये और होती चली जाएगी, ये और बढ़ती चली गई फ्रीक्वेंसी तो काइनेटिक एनर्जी ये होती चली जाएगी। तो हमारे पास रिलेशन आ गया किसका, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स का और फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आ गया, काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आपके पास आ गया है। इंटेंसिटी के ऊपर यदि बात करें, इंटेंसिटी का रिलेशन पूछे आपसे, रिलेशन पूछे इंटेंसिटी का, तो ये पूछे इंटेंसिटी का, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो लाइट की इंटेंसिटी है, जो लाइट इसके ऊपर गिरती है, यदि उसमें रिलेशन पूछे तो काइनेटिक एनर्जी में इंटेंसिटी ऑफ लाइट में देखें तो वहां पर कोई रिलेशन नहीं है, पैरेलल लाइन ग्राफ है। कैसा ग्राफ है, पैरेलल लाइन, क्योंकि इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंटेंसिटी के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। क्लियर सभी को? तो ये दो रिलेशन आपको याद रखने हैं। काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर रिलेशन देखा। इंटेंसिटी तीव्रता के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती, एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करती काइनेटिक एनर्जी। ये दो रिलेशंस थे बच्चों। चलो इसके बाद आगे देखें, इससे आगे यदि हम देखें थोड़ा सा और, तो हमारे पास बात आती है फोटो, हम पढ़ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। और जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आप एक बार व्यू बनाएं अपना पहले। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखें कि ये कोई फोटो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस था, ये आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस था। यदि ये फोटो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस था तो इस फोटो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर हमने कहा ये एक इलेक्ट्रॉन था, इसके ऊपर ये लाइट गिरी, इंसिडेंट लाइट गिरी, ये लाइट गिरी, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू थी, ये एच न्यू हो गई एनर्जी। इस लाइट ने दो काम किए, एक इसको उठाकर यहाँ तक लेके गई, वर्क फंक्शन कहते हैं एच न्यू नॉट, और इससे आगे इसने क्या दिया, इसको काइनेटिक एनर्जी दी, जो बराबर होती है किसके, हाफ एम वी स्क्वायर के, सभी जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। बच्चों जितनी आसानी से ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उतनी ही कम एनर्जी चाहिएगी, उतने ही आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा। जितना कम टाइटली हेल्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन आयनाइज हो पाएगा, उतनी कम एनर्जी चाहिएगी। फर्स्ट ग्रुप पढ़ते थे हम, फर्स्ट ग्रुप आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, रुबिडियम और सीजियम। हाइड्रोजन को लेके नहीं चलते, हाइड्रोजन आज भी डिस्प्यूटेड मामला है। ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स यदि हैं तो हमें एक बात पता है, जनरल आपने पढ़ा हुआ 10th में, डाउन द ग्रुप जाओगे तो एटॉमिक साइज बढ़ती है। एटॉमिक साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी में और एटॉमिक साइज में, आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक साइज में रिलेशन होता है इनवर्स का। एटॉमिक साइज बढ़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। तो डाउन द ग्रुप यदि आप जाओगे तो सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज सीजियम की होगी, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। तो सीजियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद पोटेशियम। आपसे पूछ लेता है कि फोटोवोल्टेइक सब्सटेंस बताओ, फोटोवोल्टेइक सब्सटेंस, वोल्टेइक सब्सटेंस बताओ। सोलर सेल्स जो बनती हैं, फोटोवोल्टेइक सब्सटेंस यानी कि सोलर सेल्स की बात करेगा, सोलर सेल्स की बात करेगा कि सोलर सेल्स में कौन कौन से सब्सटेंस यूज हो सकते हैं। तो सोलर सेल्स के अंदर, सोलर सेल बनाने के लिए, फोटोवोल्टेइक सब्सटेंस बनाने के लिए, सब्सटेंस बनाने के लिए सीजियम यूज हो सकता है, रुबिडियम यूज हो सकता है और पोटेशियम यूज हो सकता है। ध्यान रखना ये बात, सीजियम, रुबिडियम और पोटेशियम। कोई पूछे क्यों यूज हो सकते हैं, तो इनकी साइज बड़ी है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, इसके इलेक्ट्रॉन्स आसानी से आयनाइज हो जाते हैं। क्लियर सी? चलो बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था ये। इसके ऊपर बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चंस और करें दो चार, इसके ऊपर बेस्ड छोटे छोटे हम क्वेश्चंस करते हैं। हमारे पास छोटे छोटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती हैं इसके ऊपर बेस्ड। यदि हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात करें कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसके ऊपर बेस्ड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखें हम, तो हमारे पास है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्वेश्चन है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्वेश्चन है आपके पास,
old wavelength threshold wavelength of a metal is 230 nanometer. What will be the kinetic energy of photoelectrons ejected when the metal is irradiated with wavelength 180 nanometer. ये आपके पास है। देखो बच्चों ध्यान से देखें, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मेटल इज दिस, what will be the kinetic energy of photoelectrons ejected when the metal is radiated with wavelength of 180 nanometer. देखें आपके पास ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका है, डायग्राम बनाओ। ये इलेक्ट्रॉन, ये इसके ऊपर रेडिएशन गिरी, उस रेडिएशन की वेवलेंथ आपको दे रखी थी लैम्डा 180 नैनोमीटर। ये आपके पास इसको उठाकर यहाँ तक लेगी, ये आपके पास वर्क फंक्शन, इसने इसको काइनेटिक एनर्जी दी, ये काइनेटिक एनर्जी। अब आपसे पूछा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मेटल इज 230 नैनोमीटर, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड व्हेन द मेटल इज रेडिएटेड विद वेवलेंथ ऑफ 180 नैनोमीटर। मैं ये कहूँ यदि ये वेवलेंथ 180 थी तो E बराबर होती है h न्यू, E बराबर होता है hc अपॉन लैम्डा, और वर्क फंक्शन बराबर होता है h म्यू नॉट, वो बराबर होता है hc अपॉन लैम्डा नॉट। मैं यदि इस एनर्जी को, ये एनर्जी इसके ऊपर गिरी, hc अपॉन लैम्डा एनर्जी इसके ऊपर गिरी, तो इस एनर्जी ने दो काम किए, h म्यू नॉट hc अपॉन लैम्डा नॉट, hc अपॉन लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, बोलो भाई, प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब यदि ये दो काम किए इसने, ये दो काम यदि इसने किए तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी दी, तो हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी किसके, hc अपॉन लैम्डा माइनस hc अपॉन लैम्डा नॉट, hc कॉमन आ गया, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। अब बच्चों h की वैल्यू पता है, h की वैल्यू तुम्हें पता है 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल पर सेकेंड, h की वैल्यू आपको पता है 6.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ये आपको पता है ये वैल्यू। जब ये वैल्यू आपको पता है तो आपको c वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये ऐसा यूनिट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट c 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जब ये सारे ऐसा यूनिट में हैं तो आप इस लैम्डा और लैम्डा नोट को भी किसमें बदल दोगे, एसआई में, और एसआई में बदलने के लिए क्या है 1 नैनोमीटर दैट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 मीटर। ये आप इसको बदल दोगे, ये पुट करोगे, ये आपके पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर सभी? चलो बच्चों और क्वेश्चन करें यदि हम, देखो इस क्वेश्चन को, हम एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, और क्वेश्चन करें यदि हम इसके ऊपर बेस्ड, तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है सेकंड क्वेश्चन करवाएं। आपके पास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेकंड क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, when light of 470 nanometer falls on the surface of potassium metal, electrons are emitted
electrons are emitted with a velocity of 6.4 into 10 raised to power 4 meter per second. What is the minimum energy required? What is the minimum energy required to remove 1 mole of electrons from potassium metal? ये आपके पास क्वेश्चन है बच्चों. When light of 470 nanometer falls on the surface, ये आपसे पूछा गया है. तो काइनेटिक एनर्जी आप निकाल सकते हो. ये वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी निकालनी है. मिनिमम एनर्जी यदि आपको निकालनी है तो मिनिमम एनर्जी के लिए बात करें. लाइट ऑफ 470 नैनोमीटर फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल. पहले हम देखें कॉन्सेप्ट क्या है. मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन जब भी करने हैं, ये इलेक्ट्रॉन, ये आप इसके ऊपर लाइट गिरी, कितने नैनोमीटर की? 470 नैनोमीटर. इसने उठाकर इसको यहाँ पर लेके गई. ये h म्यू नोट है और ये h म्यू नोट वर्क फंक्शन है. यानी ये आपके पास एनर्जी है बच्चों, यदि याद रखो तो एनर्जी है. और एनर्जी कितनी है? मिनिमम एनर्जी है h म्यू नोट. यही आपको निकालनी है, h म्यू नोट ही निकालनी है. When light of 470 nanometer falls on the surface of kinetic metal, electrons are emitted with the velocity of this. इसने ये दिया, ये इलेक्ट्रॉन्स जो बच गए ये काइनेटिक एनर्जी से बाहर चले गए. काइनेटिक एनर्जी में जिसकी वेलोसिटी दे रखी थी 6.4 into 10 to power 6.4 into 10 to power 4 मीटर पर सेकेंड. ये आपके पास दे रखा है. अब यदि दे रखा है तो मैं शुरू करूँ यदि इसको, तो हम इसको लिख सकते हैं hc/λ that is equal to h म्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी. इसको मैं लिख सकता हूँ hc/λ that is equal to h म्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv². अब देखो बच्चों, ये आपके पास आ गया hc/λ that is equal to h म्यू नोट प्लस हाफ mv². hc इसको लिख सकते थे hc/λ माइनस h म्यू नोट माइनस ये आपको h म्यू नोट that is equal to काइनेटिक एनर्जी हाफ mv². निकालना क्या है? h म्यू नोट की वैल्यू निकालनी है, मिनिमम एनर्जी निकालनी है, h म्यू नोट ही निकालना है. तो जब h म्यू नोट निकालना है तो इसको सारे उधर ले जाओ. h म्यू नोट that is equal to हाफ mv². इसको इधर ले गए, वहीं से आ जाएगा ये आपके पास. उधर से ही देख लो, h म्यू नोट निकालना है आपको, मिनिमम एनर्जी निकालनी है h म्यू नोट that is equal to hc/λ माइनस हाफ mv². अब इसको देखो बच्चों, h की वैल्यू तुम्हें पता है, फ्लैक्स कांस्टेंट 6.6 × 10 to power -34. c पता है, लैम्डा दे रखा है. लैम्डा को केवल मीटर में बदलना है. यदि मीटर में बदलोगे तो 1 नैनोमीटर that is equal to 10⁻⁹ मीटर होता है. इसको मीटर में बदल दोगे आप, इसको मीटर में बदल दिया. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हें पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10 to power -31 kg. ये भी आपको पता है. वेलोसिटी दे रखी है आपको v², ये पता है. ये आपके पास h म्यू नोट आ गया, यानी मिनिमम एनर्जी आ गई. वर्क फंक्शन आ गया. वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है. वर्क फंक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी. लिख लेना ये बात नोट्स में. मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, उसको रिप्रेजेंट करता है. ये आपके पास मिनिमम एनर्जी आ गई जो रिक्वायर्ड थी. लेकिन एक बात ध्यान से रखो, क्वेश्चन को देखो. रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने लिए चाहिए फ्रॉम पोटेशियम मेटल. 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने थे, 1 मोल्स रिमूव करने थे. तो ये तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ. तो जो भी वैल्यू आएगी h म्यू नोट की वैल्यू मान लो आपके पास x आ गई, तो उसको आप 1 मोल के लिए निकालना चाहते हो, 1 इलेक्ट्रॉन लिए आएगी, तो इसको आप n0 एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो. ये आपके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आएगी. यूनिट होगी क्या? फिर बता रहा हूँ, फिर देख लो एक बार. मिनिमम एनर्जी जो निकालनी थी दैट इज वर्क फंक्शन. मिनिमम एनर्जी को कौन रिप्रेजेंट करता है? वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन कोई भी आप देखें, वर्क फंक्शन W नोट से लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू h म्यू नोट. ये रिप्रेजेंट करता है मिनिमम
minimum energy required for ejection of photoelectrons, फोटोइलेक्ट्रॉन्स के इजेक्शन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज नोन एज वर्क फंक्शन, उसको आप वर्क फंक्शन कहते हैं। तो जो वर्क फंक्शन एक इलेक्ट्रॉन का आएगा उसको 1 मोल के निकालना है, तो उसको 1 मोल में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसको n0 से 6.022 × 10⁻23 से आप उसको मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास वो आ जाएगा क्या 1 मोल के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा। और करते हैं, लेक्चर समझ में आया होगा, इसके ऊपर बेस्ड जो भी क्वेश्चन बुक में रखें उन सब को करें, उन सब को आप करेंगे तो आपको और चीज़ें समझ में आएंगी। तब तक के लिए बाय बाय।